तो नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इससे पहले हमने शायद 3 पार्ट्स डाल लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। उसमें न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था, ठीक। और मतलब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एंड आज हम बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स दो चीज़ इन्वॉल्व करता है। पहले गैसियस एक्सचेंज। अब होगा क्या, जैसे आपने फूड इनटेक किया तो टेक्निकली आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज एट द एंड इनटेक कर लिया। हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। और ग्लूकोज आपके सेल्स तक पहुंच गया है, तब अब आपको एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को बर्न करना है। मतलब ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन ऐड करनी है आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करना है। बट तो उसके लिए ऑक्सीजन भी आपको चाहिए। तो आपने जो खाना खाया उससे आपको ग्लूकोज तो मिल गया। अब बात सारी आती है किसकी, फिर ऑक्सीजन की। तो गैशियस एक्सचेंज होगा आपका, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं ना। अपने नोस्ट्रिल से एयर अंदर ली, इनटेक करी और एक्सेल करी, आपने उसको बाहर रिलीज कर दिया। देन वी हैव द सेकंड पार्ट विच इज द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वहाँ पे टेक्निकली यही हो रहा है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दो पार्ट है, एक ब्रीदिंग है जो आपका ऑक्सीजन को आप इनटेक लेंगे, अब अंदर लेंगे नॉस्ट्रल्स के थ्रू, और एक्सहेल करेंगे CO2 को, दैट इज ब्रीदिंग। एंड नेक्स्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन की। अब देखिए, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो ग्लूकोज लेते हैं, दैट इज ए फूड, तो आपके पास क्या है, वो हैगा C6H12O6। इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। 6 कार्बन इसके पास है। यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास यहाँ कार्बन कितने बेटे, ये 6 कार्बन। लेट मी मार्क इट। तो मेरे पास ग्लूकोज तो आ गया सर, विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। अब आप चाहते हैं क्या, इसको बिग मॉलिक्यूल को तोड़ना, ताकि इसके बॉन्ड्स में एनर्जी है ट्रैप्ड, वो मैं यूटिलाइज कर सकूं। तो जैसे ही आपका ग्लूकोज सेल में एंटर करेगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर इट विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड एनर्जी रिलीज करेगा। तो है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल आपको एक तरह से टूट गया, हाफ हो गया। एंड दिस विल रिलीज सम एनर्जी विच इज अबाउट 8 ATP, जो कि आपकी कितनी है, 8 ATP। देन ATP इज द एनर्जी कंज्यूम द सेल, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो एनर्जी रिलीज हुई कितनी हुई, 8 ATP। तो मेरे पास टेक्निकली जो ग्लूकोज था वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया बेटे, इट हैज बिकम अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। नाउ अब ये तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इट हैज 3 ऑप्शंस। क्या क्या बेटे, हमारे पास क्या है, टोटल 3 ऑप्शंस हैं। एक तो अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन है सफिशिएंट, तो उस केस में क्या होगा, दिस ग्लूकोज जो आपने ट्रेडिशनल रिएक्शन पढ़ी है ना, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी, वो होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो आपको CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, तो साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। तो आपको यहाँ मिलेगा CO2, मतलब टेक्निकली दिस ग्लूकोज विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट मैं लिख सकते, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, C6H12O6 प्लस O2 will give us CO2 plus H2O plus energy, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज अबाउट 30 ATP। कितनी होती है सर, इट्स अबाउट 30 ATP। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है इसमें, ठीक है। आपको अप्रोक्सीमेटली 30 ATP मिलती है। फिर हमारे पास होता है क्या, कि हो सकता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होगी, जैसे आप मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट आप जो है लंग्स उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे। इन दैट केस मसल्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब जो आपका पायरुविक एसिड है वही लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होगा। दिस लैक्टिक एसिड अगेन इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट विल रिलीज सम एनर्जी। अब ये इमरजेंसी वाली एनर्जी है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं होती, जैसे यहाँ पे 30 ATP है। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट स्टिल लंग, अब जब मसल्स को रिक्वायरमेंट है तो पूर्ति तो उन्हें करनी पड़ेगी अपने आप। तो मसल्स क्या करती हैं, इन द केस व्हेन वी हैव लैक ऑफ ऑक्सीजन है, उस केस में आपका पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मसल्स के अंदर, एंड इट रिलीज सम एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द मसल्स अगेन।
देन वी हैव द केस द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बोलते हैं मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। जैसे वो आपके पास ईस्ट आपने सुना होगा, है ना, खमीर उठाते हैं ब्रेड बनाने के लिए, पिज्ज़ा डो वगैरह बनाते हैं। इन दैट केस क्या होगा, आपके पास जो पायरुविक एसिड है इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक, दिस इथेनॉल इज द एल्कोहल वी कंज्यूम, मतलब जो बड़े लोग पीते हैं। ठीक है, सैनिटाइजर के अंदर आपके जो एल्कोहल होता है वो भी इथेनॉल ही होता है। ठीक, तो इथेनॉल है और आपको साथ में CO2 मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। अगेन दिस एनर्जी इज नॉट दैट इनफ, बट आपका काम, वो ईस्ट का काम चल जाता है। सो यहाँ पे मेरे पास रहेंगे तीन ऑप्शंस हैं, मतलब ग्लूकोज से बना पायरुवेट। पायरुवेट तीन ऑप्शन है मेरे पास, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलता हूँ। यहाँ पे CO2 मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है बस सफिशिएंट नहीं है, वी हैव इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इन दैट केस में लैक्टिक एसिड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगी बेटे, एनर्जी मिलेगी। अगेन ध्यान रखना, आपका यहाँ पे तो सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल है, और जो आपका लैक्टिक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब पायरुवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल था जो कि बना है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से, तो 3 के 3 कार्बन ही रहे। यहाँ पे इथेनॉल जो है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आपके पास जो पायरुविक एसिड था 3 कार्बन मॉलिक्यूल, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं है, आपको मिलेगा इथेनॉल जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में CO2 और एनर्जी। ठीक है बेटे, इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर आपको समझ में आ गया है तो हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पे बात करते हैं किसकी, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन है हमारे पास, तो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वहीं पे एनारोबिक क्या होगा, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होती कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक, और ये हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिएक्ट प्रोसेस होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होगी, जो कि ये वाली थी आपकी। ठीक है, देन वी हैव एंड प्रोडक्ट, क्या होता है अब इसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास CO2H2 होता है हमेशा ही, CO2H2 साथ में एनर्जी मेरे को मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट 80 ATP होगी। इसमें आपके पास क्या है, अल्कोहल मिल सकता है आपको, द इथेनॉल इज अल्कोहल, और आपको या फिर लैक्टिक एसिड मिल सकता है। ठीक है, अब इस केस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और 30 ATP, तो 30 + 8 तो आपको 38 ATPs मिल गए हैं यहाँ पे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होती। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक बेटे, तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दिखता कैसा है। तो हमें दिखता है वो कुछ इस तरह का, हमारे पास नोस्ट्रल्स हैं जो हमारे नाक के छेद हैं, वहाँ से नेजल पैसेज है, मतलब जहाँ पे आपका नाक के थ्रू एयर मूव करेगी, वो आपकी आएगी फिर यहाँ पे विंड पाइप के अंदर। रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या होता है कि विंड पाइप कोलेप्स ना हो जाए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं तो कोई खराटे नहीं आते, तो क्या होता है वो आपकी जो मसल्स हैं ये चिपक जाती हैं, तो एयर पैसेज में थोड़ा इशू आता है। ठीक, तो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, उसको आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो हमारे पास फिर विंड पाइप के थ्रू, तो अब जो एयर है जो आ रही है वो 2 पार्ट डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट और राइट लंग्स के लिए। ठीक, यहाँ से जब एंटर करेगी आपकी एयर, वो पहुंचेगी एट द एंड किसके पास, एयर सैक के पास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एल्वियोलल सैक। यहाँ पे एल्वियोलीज हैं, एंड दीज एल्वियोलीज आर सप्लाइड रिचली बाय ब्लड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एंड दीज ब्लड कैपिलरीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या करेंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगी, तो आपको क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन जो है आपकी कैपिलरीज के ब्लड में ऐड हो जाएगी, और एट द सेम टाइम जो CO2 है वो आप क्या करोगे, वापस एयर में मूव इन कर दोगे। ठीक है, तो आपको मेन मेन चीज़ ध्यान रखनी है, नोस्ट्रिल्स है, नेजल पैसेज है, फिर आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, आपकी विंड पाइप जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए, तो इट विल प्रोटेक्ट योर, मतलब ट्रैकिया फिर आपका विंड पाइप को प्रोटेक्ट करेगा कोलैप्स होने से। और वहाँ के बाद हमारे पास एयर क्या होंगी, 2 पार्ट डिवाइड हो जाएंगी, एंड दिस विल एट द एंड रीच द एल्वियोलर सैक, एल्वियोलीज तक पहुँचेंगी, एंड दिस एल्वियोलीज कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिलरीज, जो कि आपकी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो ये जहाँ पे आपको एक्सचेंज करना है ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड में कुछ ऐड करना है या फिर ब्लड से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो कैपिलरीज के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि कैपिलरीज आर सिंगल सेल थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं हम, इनहेल और एक्सहेल को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनहेल एंड एक्सहेल, देखो इनहेल होता है जब आप सांस को अंदर लेते हैं, तो आप नोटिस करेंगे हमारा जो लंग है वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक डायफ्राम है। ठीक, ये डायफ्राम फ्लैट हो गया, नीचे तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये लंग्स को नीचे खींचेगा, तो क्या होगा, एयर मूव करेगी। एट द सेम टाइम आपके रिब्स हैं जो आपकी
पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी ताकि लंग्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें, ठीक है? तो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम जब हम इनहेल करते हैं तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा वॉल्यूम एयर को अंदर इनटेक कर पाओगे। रिब्स क्या होंगी, लिफ्ट अप हो जाएंगी, जो आपकी जो हड्डियाँ हैं जो चेस्ट की वो क्या होंगी, ऊपर की तरफ मूव करेंगी। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, डायफ्राम क्या होगा आपका, फ्लैट हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग्स, क्या होगा आपका जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या इंक्रीज हो जाएगा और आपकी एयर इन जाएगी। वही तुम चाहते हैं, इनहेल का मतलब क्या है, अंदर आना एयर का। देन वी हैव एक्सहेल, एक्सहेल में क्या होगा, जो आपकी चेस्ट कैविटी है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। रिब्स क्या होगी, डाउनवर्ड मूव करेंगी, आपकी जो पसलियां हैं वो नीचे तरफ मूव करेंगी। डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड, जो डायफ्राम है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पे आपका डोम शेप ले लेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स, जब आप कंप्रेस करोगे एक तरफ, तो आपने पुश बैक कर दिया अंदर की तरफ, क्या होगा आपका जो एयर है वो वहां से बाहर निकल जाएगी। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनहेल, आपका डायफ्राम नीचे तो मूव करता है, फ्लैट हो जाता है, मतलब टेक्निकली आपके रिब्स ऊपर लिफ्ट अप हो जाते हैं और एयर इन मूव करती है। फिर अब जब एयर इन मूव करेगी वो पहुंचेगी आपके इस पैसेज के थ्रू एल्वियोलर सैक तक, और यहाँ पे क्या होगा, आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा। जब आपको एयर को पुश करना है बाहर की तरफ, आप क्या करोगे, इसको वापस डोम शेप बनाओगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व्ड हो गया है। तो एयर के और आपकी जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगी, तो एयर आपकी सारी बाहर निकल जाएगी। और उस एयर में मोस्टली क्या होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। देन कम्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलर्स ब्लड एंड टिश्यूज। अब देखो आपके पास है क्या, एयर रिच इन ऑक्सीजन इन एल्वियोली एंटर्स इन ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स विच आर कैपिलरीज। O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन आरसीबी, आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता ही होगा, विच इज रेड ब्लड सेल्स, आपका उसका रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ आयरन। ठीक, हीमोग्लोबिन को आयरन, तो कहते हैं कि हमारे भाई खून में आयरन की कमी हो गई है तो खून होता लाल नहीं है, ठीक। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको आयरन की मेडिसिन देते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी डाइट में थोड़ा सा आयरन रिच फूड को भी रखें। अगेन, जो आपके एल्वियोलस हैं, जो एल्वियोलर सैक है, वहाँ पे क्या पहुंची, ऑक्सीजन पहुंची, जो एयर पहुंची जिसमें ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन आपकी एंटर करी ब्लड में थ्रू कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स। अब ये ऑक्सीजन क्या कैसे करेगी, ये ऑक्सीजन बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, ठीक। ये हीमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाएगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब वहाँ पे हो गया, देखो, O2 बाइंड्स द हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, दिस ऑक्सीजन रीचेज रिलीज इन टिश्यूज, और ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को टिश्यूज में रिलीज कर देगा व्हेन, जब उनको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तब। फिर ये ऑक्सीजन से क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, रिएक्शन होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी टिश्यू के अंदर, ठीक। और ये CO2 जो होगी फिर वापस आपकी कहाँ आएगी, लंग्स के पास आएगी, तो और एनर्जी को आपकी मसल यूज कर लेगी। तो CO2 फ्रॉम द टिश्यूज रिलीज्ड इन ब्लड एंड गेट डिजॉल्व, जो आपकी CO2 रिलीज हुई टिश्यूज के अंदर वो ब्लड में डिजोल्व हो गई, क्योंकि CO2 फेयरली सोल्यूबल है, ऑक्सीजन वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसलिए हमें हीमोग्लोबिन चाहिए, मतलब उतना अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होती। CO2 वाटर में आराम से डिज़ोल्व हो जाती है, तो हमारे ब्लड में आराम से CO2 डिज़ोल्व हो जाएगी। तो टिश्यू ने जो CO2 रिलीज़ करी, वो CO2 आपकी क्या करी, हमने ब्लड के अंदर मिक्स कर दी। अब ये कैरीड थ्रू ब्लड वेसल्स, ये CO2 डिज़ोल्व फॉर्म में ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगी ब्लड वेसल्स में, रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक, और कहाँ पहुंची आपकी, एल्वियोलर सैक पहुंची। और ये एल्वियोलर सैक में क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, वापस एयर में मूव कर देंगे, तो सेंड आउट थ्रू नोस्ट्रल, तो हमने इसको यहाँ से मूव आउट किया, और ये आप जब एक्सहेल करोगे तो सारे आपकी बात चली जाएगी नोस्ट्रल्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मतलब आप और मैं, तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर से, हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी में रहते हैं, वो डिजोल्व ले ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, जो कि आपकी मिलती है पानी के अंदर। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में उतनी अच्छे से मिक्स नहीं होती, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग रेट, मतलब कि जो इनहेल एंड एक्सहेल है, काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अस। मतलब अब मान लीजिए आप अगर 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर 30-20 टाइम्स इन आउट करते हैं, एक्सहेल इनहेल करते हैं, तो ऑर्गेनिज जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो उससे ज़्यादा ही करते होंगे, बिकॉज अगेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर इज नॉट दैट मच, ठीक है। तो फिर आपका क्या है, हमारे पास
तो क्वेश्चन आता है बता एग्जाम में कि एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज देर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वाटर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स का यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होती है? रेस्पिरेशन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज अगर थ्रू तीन ऑप्शन हमारे पास हैं। देखो, बस ये ध्यान रख लेना, स्टोमेटा, ठीक है, कि स्टोमेटा का यूज पड़ता है। तो आपके पास जो प्लांट है उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। देखो, फूड अपना बना रहे हैं, हम फूड को यूटिलाइज भी तो करेंगे। यूटिलाइज करने के लिए क्या चाहिए? गैसेस एक्सचेंज करनी होगी। वही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रात को, तो प्लांट्स रात को ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, दिन में तो अपने खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन एनिमल्स। गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा एंड लीफ। ठीक, स्टेम के थ्रू भी कर सकते हैं और सरफेस ऑफ रूट से भी कर सकते हो। प्लांट अपने सरफेस के थ्रू ही एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी दो याद रख लेना। वैसे मेरे हिसाब से स्टोमेटा एंड लीफ इज सफिशिएंट। ज़्यादा चाहते तो रूट्स को रट लेना, क्योंकि नॉर्मली बच्चे भूल ही जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इतना सही है। और होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप मतलब आपके एग्जाम अभी पास पास ही हैं, तो दीज वीडियोस विल हेल्प। ये वीडियोस मतलब लेक्स समझने के बाद कोशिश करना क्वेश्चंस लगाने की। अगर समझ में आ गए हैं, इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो आप शायद एग्जाम में बना के थोड़ा सा लिख पाओ। वर्क ऑन योर इंग्लिश, के पेपर आपको इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हास्ता ला विस्ता।